नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं जो अपने 3 पंचवर्षीय कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष, 2 बार की सांसदा और अब भारतीय जनता पार्टी की सीधी विधानसभा से प्रत्याशी बनाई गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीति जी आपका बंसल न्यूज पर। बहुत धन्यवाद अंशुल जी। रीति जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपको जनादेश मिलता आया है और लोगों आपकी जो लोकप्रियता सीधी और सिंगरौली में हमने देखी, तो एक महत्वपूर्ण चीज जो निकल के सामने आई, लोग जानना चाहते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी। तो आपकी राजनीतिक प्रेरणा राजनीति में कैसे आई और प्रेरणा कहाँ से मिली इसके लिए? देखिए, सिर्फ राजनीति है, लेकिन आपका अगर उद्देश्य अलग हो तो ये सेवा धर्म हो जाता है। और आपने देखा जो हमारे नेतृत्व हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर एक देश की सेवा करने के लिए शपथ ली, तो उन्होंने प्रधानमंत्री कहलाने से ज़्यादा बेहतर समझा कि लोग उनको प्रधान सेवक कहें। और यही जो कार्यशैली है वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी है। मैं दोनों ही नेतृत्व से काफ़ी प्रभावित हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हूँ। एक महिला का कैसे सम्मान होता है, एक महिला को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एक महिला के लिए कैसे सशक्तिकरण की चीज़ों को धरातल पर लाई जा सकती हैं, ये हमारे दल ने हमें सिखाया है। तो निश्चित रूप से जो आपने पूछा मुझे कि किस तरह से आपने इस राजनीति को अपनाया है, तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सेवा का भाव मेरे मन में सदैव से था। और एक महिला में ज़्यादा होता है, परिवार को जब वो संभालती है, परिवार को संभालते हुए जब उसे बाहर काम करने का कुछ मौका मिलता है, तो सबसे पहले वो अन्य किसी स्तर पर सोच कर या काम कर कर वो ये चाहती है कि व्यक्तिगत भाव के साथ वो अपने कर्तव्य को निर्वहित करे। तो बस यही भाव लेकर राजनीति ने मुझे प्रेरणा दिया, यही भाव लेकर राजनीति एक माध्यम बना मेरे लिए। लोगों की सेवा करने के लिए निकली हूँ और मैं एक सेवक हूँ और जनता ने मुझे स्वीकार किया है, तो जनप्रतिनिधि बनकर मैं एक सेवक के रूप में काम कर रही हूँ। छात्र राजनीति से आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे जितना आइडिया है कि आपकी शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई, तो क्या छात्र राजनीति से आप सक्रिय थी या फिर विवाह के बाद? मैं छात्र राजनीति से ही सक्रिय थी और 1994-95 में जीडीसी की जॉइंट सेक्रेटरी भी थी। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे, चूँकि कभी बहुत कम लोगों ने ये सवाल पूछा है। और छात्र जीवन मेरा बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा रहा और उस कॉलेज की यादें अभी भी आती हैं। और जब जॉइंट सेक्रेटरी में बनी तो हमारा यूनियन बना, जिसमें अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, सचिव थे, सह सचिव थे। मैं सह सचिव के रूप में काम कर रही थी। उसमें मुझे समझ में आया कि जब ये यूनियन बनता है, जब ये संगठन बनता है, तो आप किसी भी कार्य को उस बल के साथ, ताकत के साथ करा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे तब से समझ में आई कि एक सरकार की क्या ताकत होती है और सरकार अगर अच्छे नियत के साथ काम करें तो क्या ताकत होती है। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसके जो सिद्धांत हैं वो सेवा के सिद्धांत हैं। तो इन चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया और मैंने सोचा कि जब भी कभी आगे मौका मिलेगा तो समाज की सेवा करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए ऐसे दल के साथ जुड़ें जो महिलाओं का सम्मान करे और जो क्षेत्र की और जन की चिंता करें और सेवा भाव जिसमें हो। तो छात्र राजनीति एक अलग चीज होती है, लेकिन इसके बाद विवाह हुआ आपका, और विवाह के बाद राजनीति संभव नहीं होती, क्योंकि पूरा घर का जो इंजन है ना वो महिला ही होती है। पूरे घर को सजो के रखना, पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाना। तो फिर उसमें कैसे सपोर्ट मिला आपके पार्टनर का? हाँ, देखिए, आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं श्रीमान रजनीश पाठक जी के बदौलत ही हूँ। ये मेरे जीवन के आधे अंग हैं और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी आपका विवाह किसी से होता है तो वो आपके सुख दुख का और हर कदम का साथी बन जाता है। सेवा करने का एक मन में भाव मेरे पास पहले से ही था, लेकिन उस भाव को लाने का काम, ज़मीन पर उतारने का काम कि मैं कैसे कर सकूं, उन्होंने किस तरह से मुझे प्रेरित किया, माध्यम दिया और किस तरह से मेरी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहे। मेरे जो बैकबोन है वो मेरे हस्बैंड वो प्रॉपर बनकर खड़े रहें। इस बात के लिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को बताने में।
और उसके साथ मेरे मायके का परिवार, मेरे ससुराल का परिवार, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि शायद ही किसी ससुराल में ऐसा सपोर्ट मिलता हो, शायद ही किसी ससुराल के सदस्य इतना इतना विश्वास करते हैं हों कि ये जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, इस पर इसके काम में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये बहुत कम लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य होता है। और मायके का सपोर्ट इतना मिला कि मैंने ये भी नहीं जाना कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए। मेरी भाभी, मेरी माँ और मेरे भाई, पिता, स्वाभाविक है ये हर बेटियों के साथ उनका सपोर्ट होता है, लेकिन अद्भुत था, ईश्वर की बड़ी कृपा थी। जिस घर में मैंने जन्म लिया उस घर का सहयोग, और जिस घर में मैं ब्याह करके गई, सीधी जिला जो मेरा ससुराल है, यहाँ पर पतुल्की में मेरा जो गांव है, सियावल विधानसभा, वहाँ मेरा ससुराल है, उस घर के एक एक व्यक्तियों का सपोर्ट। तो मतलब ये कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो यहाँ आपके मायने में अगर इस बात को कहा जाए तो ऐसा कहा जाए कि आपकी सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है जो आपके पति है। निश्चित रूप से, बल्कि मैं तो बहनों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपके पास कोई नहीं होता और एक नारी अपनी अपने अद्भुत शक्ति का प्रयोग करती है और वो कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब आपके साथ पूरे मनोबल के साथ आपके परिवार वाले खड़े रहते हैं, तो वो जो ताकत है आपकी, वो दुगनी, तिगुनी और चौगुनी हो जाती है। और इसका यही कारण है कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और निर्बाध मैं काम कर रही हूँ। वो अलग बात है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कुदृष्ट, अपशब्द और लोगों का आकलन बहुत छोटा, और जैसा कि आप हर चुनाव में देखते हैं, और ये चुनावी प्रक्रिया में निकलकर और उस संघर्ष की प्रक्रिया में निकलकर तब ज़्यादा आ जाते हैं जब किसी पुरुष को लगता है कि उसका साम्राज्य छिन जाने वाला है, लुट जाने वाला है, और ये लूटने के लिए एक महिला आ गई है। तो पुरुष, कभी कभी, मैं हर पुरुषों की बात नहीं कर रही, हो सकता है उनके घर में उनकी दृष्टि अलग हो, लेकिन बाहर की महिलाओं के लिए देखने की दृष्टि अलग हो, समझने की दृष्टि अलग हो, बाहर की महिलाओं के लिए बोलने के शब्द अलग हों। लेकिन अचानक से उनके शब्द बदल जाते हैं और उनको लगता है उनका सब कुछ लूट जाने वाला है, इसलिए वो अपना आपा खो के चीज़ों को इनबैलेंस कर देते हैं। तो मैं तो हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ अपवाद तो हर जगह होते हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं, और ये एक सहज प्रक्रिया है, ये एक सहज प्रक्रिया है, और इसको महत्वाकांक्षाएं इंसान की जब टूटती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी की इसमें गलती नहीं है। देखिए, जब एक संघर्ष में बराबरी के पायदान में खड़े होकर जब कोई महिला आगे निकलने की कोशिश करती है, तो स्वाभाविक रूप से पुरुष प्रधान समाज में ये चीज़ें थोड़ी बुरी तो लगती हैं, लेकिन उस पुरुष प्रधान समाज से मैं ऐसे पुरुष के सपोर्ट से आगे बढ़ रही हूँ कि यहाँ तक मैं अपने शांत मन से, व्यवस्थित मन से, व्यवस्थित भाव से मैं आज यहाँ तक आगे बढ़कर मैं जनता की सेवा कर पा रही हूँ, और आज फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इतना विश्वास करके यहाँ भेजा है। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे का, जो जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ आपकी आंखों और आपके चेहरे को, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है मातृत्व निर्वहन, जिम्मेदारी जो होती है। तो बच्चों को कैसे आपने समय दिया, क्योंकि राजनीति में पिछले 15 वर्षों से हैं आप, और राजनीति में पूरा दिन आदमी जनता के बीच में, लोगों के बीच में रहता है, फिर घर को कैसे समय दे पाता है? या बच्चों को कभी इस चीज़ की कमी लगी कि नहीं माताजी मेरी समय नहीं दे पाती, या पिताजी ने वो दोनों भूमिका निभाई, या फिर वो इतने समझदार हो गए कि समझने लगे आपकी भी समस्याओं को? बिल्कुल सही बात है। राजनीति में इंसान 24 घंटे, 15 घंटे, जो भी 18 घंटे समय देता है, लेकिन फिर भी वो कम पड़ता है। तो कभी कभी जब मैं बच्चों के साथ होती तो मुझे लगता है कि ये जो समय है ये जनता का था क्या, जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। लेकिन जो आपने बताया अंचल जी, जो आपने कहा, जो आपने शेयर किया मुझे, थोड़ा सा मैं शायद इन बातों पर मैं थोड़ा भावुक हो जाऊँ, लेकिन मैं होंगी नहीं, अभी चुनावी समय है, तो निश्चित रूप से थोड़ी मुझे ताकत तो और ज़्यादा संग्रहित करनी पड़ेगी। कभी कभी रजनीश पाठक जी ने दोनों भूमिकाएं निभाई, अक्सर दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। बच्चों को डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, बच्चों के हॉस्टल भी जाते हैं, बच्चों की बाकी चीज़ें भी देखते हैं, बच्चों की बातें भी सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि मैं अगर बिजी हूँ तो उन्हें दोनों भूमिका निभा। आप मिस करती हैं इन चीज़ों को? निश्चित रूप से मिस करती हूँ।
उनके लिए मैगी बनाना मिस करती हूँ, उनके लिए उनकी पसंद के खाने बनाना मिस करती हूँ, जो उन्हें पसंद था। कभी ऐसा समय निकालती हैं आप अपने इस राजनीतिक व्यस्ततम जीवन से जब सिर्फ बच्चों को और पति के साथ और परिवार के साथ वो समय गुजारना है हमें? क्योंकि ऐसा तो हर व्यक्ति को एक अपने लिए इतना स्पेस तो चाहिए होता है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए इस सोशल मीडिया के ज़माने में आपके एक एक दिन का एक एक घंटे का हिसाब किताब रहता है। पर हाँ, कभी लगा हो किसी को कि साल में एक आध बार, एक आध दो दिन मेरे सोशल मीडिया में कहीं कोई अपडेट नहीं है, तो वो समय मेरे बच्चों के लिए रहता है। तो ये बहुत कठिनाई से ये समय निकल पाता है, और ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सेवा के लिए मुझे चुना है। लेकिन मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से इतनी सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारी माँ मानवीय धर्म को निभाने के लिए, मानव सेवा को करने के लिए आज हमारा भी समय उसमें इन्वॉल्व कर रही हैं। तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे, देखिए बच्चे ही रहेंगे, कभी वो बड़े नहीं होंगे। आपने पिछले सवाल में पूछा था, और मैं बहुत सारी चीज़ें उनके लिए मिस करती हूँ कि बच्चे मेरे कैसे बड़े हो गए मुझे भी नहीं पता चला इन 15 सालों में। लेकिन धन्यवाद मैं पार्टी को, जनता जनार्दन को, सबको, कि बहुत सहज रूप से, और ईश्वर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक से निकल रहा है। और बाकी जो प्लस माइनस है उसका हिसाब किताब तो बाद में समय आने। व्यक्तिगत बातें हो गई। राजनीति में जब आप पहली बार संसद में गई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है संसद, जब आप वहाँ गई तो आपने देखा उन नामों को जिनको आपने कभी टीवी में देखा था, वो उनके भाषण जिनको आपने पहले कभी सुना नहीं था, टीवी में ही सुना था, सामने नहीं देखा था। क्या था वो आपका अनुभव, क्या लग रहा था? और आप भगवान के अलावा निश्चित रूप से जनता को तो आशीर्वाद मन ही मन दे रही होंगी कि आज मैं यहाँ हूँ, और कैसे भाव आते हैं वहाँ, अगर बिना किसी लाग लपेट के बात की जाए तो वो भावना आपकी उस वक्त की मनोदशा क्या रही होगी? ये सवाल अंचल जी, मुझे लगता है कि मेरे हृदय का सवाल है। ये सवाल पहली बार किसी ने ऐसा पूछा होगा, रोमांचित कर देने वाला सवाल है। और ये सच है, मध्यम वर्गीय परिवार से इतने बड़े लोकतंत्र के सदन में, जहाँ पर ऐसे लोगों को देखा मैंने, मुझे सब, जिनको मैंने बचपन से टीवी में देखा, बचपन से मैंने मैगजीन में देखा, उनकी फ़ोटो देखी, तस्वीरें देखी, उनके बारे में पढ़ा, अखबारों में पढ़ा। तो कभी कभी तो मैं उस दिन बैठकर देख रही थी सेंट्रल हॉल में, ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले चेहरे दिखाई दे रहे थे कि मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि ये प्रत्यक्ष है या शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो रोमांचित कर देने वाला विषय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार जब प्रवेश किया उन्होंने पैर पड़ा, लेकिन उसके पहले हम लोग जा चुके थे। मैंने माथा टेका था सीढ़ियों में, आपको मैं बता दूं, इसलिए टेका था कि इस जो सदन में मैं जा रही हूं, और मैं जब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी तो यही ताकत मुझे मेरा साथ देगी, मेरी आवाज़ को, मेरे क्षेत्र की आवाज़ को, और यही सदन जो है वो बुलंद करने वाली है। और बहुत पवित्र सदन है मेरे लिए, अद्भुत, वो अविस्मरणीय वो पल था। और मैं जनता को, अपने जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, और अपने उन स्नेहीजनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद दिया। अपने पूर्वजों को धन्यवाद देती हूँ, परिवार को धन्यवाद देती हूँ। असामान्य रहा होगा आपके लिए निश्चित रूप से, जैसा कि आप बता रही हैं। आपको लोग कैसी प्रतिक्रिया देते थे, आपको कैसे कमेंट मिलते थे? आपकी महिला साथियां जब आपसे मिलती थी, कई बार ऐसा भी हो जैसे नई जगह पे अपन जाएं, जैसे मैं अपनी ही बात अगर करूं तो पहली बार डोसा जब मैंने, तो चाकू छुरी देख के मैं हैरान हो गया, मुझे नहीं आता था खाना, आज भी नहीं आता, मैं हाथ से ही खा लेता हूँ। तो ऐसा होता है कि देख के आदमी कई बार फॉलो करता है, कुछ चीज़ों की मर्यादा होती है, सिस्टम होता है। आपको कैसे कमेंट मिले और फिर कैसे सामान्य होती गई आप धीरे धीरे? अंजलि जी, जो आपने जो एक बात कही कि पहली बार मैंने चाकू छुरी, तो ये चीज़ रखना चाहिए अपना, आपका अपना सहज भाव, आपका स्वभाव। जब मुझे लोग बोलते हैं ना यहाँ आकर, अरे अपना तो थोड़ के ताकत से बोली, कर ही कई जन के ना अधिकारी, तो मैं कहती हूँ, देखो आज आपने मुझे चुना है ना, मुझे मेरे इसी स्वभाव से चुना है, अधिकारी भी इसी स्वभाव को से मेरी कार्यशैली को देखकर काम करेंगे, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनसे कुछ गलत नहीं करवा रही हूँ। तो कुल मिलाकर ये आपने कहा कि वहाँ पर कैसा महसूस हुआ और कैसा लोगों ने प्रतिक्रिया दी, वहाँ पर अक्सर लोग कहा करते थे, एक जो नई सी महिला आ रही है उसके सर पे पल्ला होता है और वो चुपचाप। ये आपका ट्रेडमार्क बन गया कि रीति पाठक है वो, जो ऐसा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए अच्छा लगता है कि सीधी जो मेरी कर्मस्थली है ये मेरा ससुराल भी है,
और यहाँ पर मेरे माता पिता ने मेरा ब्याह करके मुझे यहाँ भेजा। संस्कार को भी आपने संसद में जीवित रखा। निश्चित रूप से, और लेकिन ये मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि इससे मेरे अगर बड़ों का सम्मान बना है, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे अगर इस पल्ले से पहचान पाते हैं कि वो देखो, वो जो सदन में दिख रहे हैं ना, जिनके सर पे पल्ला है, वही रीति पाठक है। तो ये मेरी पहचान है और ये सम्मान भी है मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे अपने लोग मुझे इसी वेशभूषा में देखें, पहचाने और उनको लगे कि मैं बदली नहीं हूँ और जीवन पर्यंत मैं उनके लिए कभी नहीं बदलूंगी। संसद में जब आप गई तो आपके मन में सीधी के लिए सबसे पहला क्या था कि सौगात के तौर पर देंगे? आपको समय लगा लेकिन मिला। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं। तो क्या ऐसा पहला मन बना के गई थी आप कि मैं सदन में इस चीज़ के लिए, सीधी के लिए, इस बात के लिए प्रयास करूंगी जो सबसे अनिवार्य है, और वो आपको मिला पर उसमें थोड़ा सा समय लगा? पर मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता फिर से मैं रोमांचित हो रही हूँ। तो रेल सबसे पहले अगर मैं किसी कार्यालय में गई हूँ या संसद में मेरे जो भाव हैं बोलने का तो अवसर, मतलब एक प्रक्रिया के साथ आता है, तो वो मैंने रेल का विषय रखा और पंचायती राज का विषय था जो मुझे पहली बार मिला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था। लेकिन रेल मेरा प्राथमिकता में उठाया जाने वाला विषय था और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मैं किसी कार्यालय में गई हूँ तो वो रेलवे का कार्यालय था। और मुझे लगता है कि बहुत कम समय लगना है और रेलवे का सपना हमारी सीधी के लिए पूरा होना है। लाडली बहना, ऐसा जब मैं महिलाओं से बात करता हूं तो वो कहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे एक नया नाम, एक नई पहचान दे दी, लाडली बहना। कल जब मैं सीधी की गलियों में घूम रहा था, यहाँ लोगों से जनमत समझ रहा था, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, तो ज़्यादातर जो आवाज़ आई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आई। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। पिछले 2-3 बार से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा कि शिवराज सिंह चौहान को आप राखी बांधती हैं, अपना भाई मानती हैं, पूरा प्रदेश उन्हें अपना भाई मानता है। और अब विधानसभा की आप प्रत्याशी भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, और जनादेश अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया तो लोग तो ये भी आस लगाए बैठे हैं कि महिला कोटे से आपको मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो अपने उस भाई से, चाहे वो सीएम के रूप में शिवराज हो या कोई भाई हो जिसे भी पार्टी तय करेगी, तो सीधी के लिए क्या लेकर आएंगी विधानसभा से? देखिए, बहुत सारी बातें आपने कर दी, मिली जुली बातें कर दी। शिवराज भैया तो सिर्फ मेरे नहीं और पूरे प्रदेश। मुझे लगता है कि उनमें एक माँ है, एक बड़ा भाई है जो सबको संरक्षित करता है, सबको सुरक्षित करता है। और अगर ये भाव नहीं होगा ना, ऐसी योजना तो आ ही नहीं सकती जमीन पर। कोई सोच ही नहीं सकता, लाना तो बहुत दूर की बात है। ये कोई सोच सकता है तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सोच सकते हैं, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी शुरू किया, संबल शुरू किया, जिसको कांग्रेस की सरकार आते हुए एक्सीडेंटली बन गई थी। सबसे पहले डर के मारे संबल को बंद किया, लाडली लक्ष्मी को बंद किया, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन को बंद कर दिया। क्यों? और अगर लाडली बहना पहले बनी होती तो सब कुछ छोड़ के वो पहले लाडली बहना को बंद करते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का ये ट्रेडमार्क है और आज बहनें भैया को जानती हैं। कुल मिला के ये देखिए, बाकी चीज़ों पर तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मेरा ईश्वर साक्षी है। मैंने सिर्फ जो विषय मेरे सामने है, जो काम मेरे सामने है और जो मेरा काम है उसकी प्राथमिकता पर ध्यान दिया। मेरा काम अभी ये है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को, उसके विश्वास को, ये सीट जीत कर दिलाना है, हाँ, और उसको कायम रखना है। पहला काम ये। दूसरा काम ये है कि जिस तरह से मेरी सरकार काम कर रही है प्रदेश के लिए, केंद्र के, पूरे देश के लिए, उस तरह से मुझे सीधी में काम करना है। और काम पूरा होने में किसी तरह की कोताही, आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और रहेगी भी आगे, बहुत अच्छे जानते हैं। क्योंकि जब कोई अच्छे नियत से काम करता है तो जनता 100% साथ रहती है, उसको साथ देने के लिए, उसको और उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मेरा देखिए उद्देश्य यही है कि पहले ये सीट हम जीतें, जनता जनार्दन का विश्वास हासिल करें, और विश्वास स्वाभाविक रूप से पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी हो, और अच्छा काम करके हासिल करें। पर उनका सहयोग मुझे आवश्यक है। तो निश्चित रूप से देखिए, सरकार इन बातों को तय करती है कि कहाँ पर, कौन से विधानसभा में, किसकी मांग पर। तो अभी मैं अपना मैनिफेस्टो निकालने वाली हूँ, उसमें आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे क्या विजन है, क्या उद्देश्य है सीधी को लेकर। आखिरी सवाल, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा आपका, छात्र जीवन से आप राजनीति करती आ रही हैं।
कभी कोई ऐसा मोड़ आया, ऐसा समय आया, चाहे वो परिवार के हिस्से से हो, चाहे वो जनता के हिस्से से हो, चाहे वो स्वयं की मजबूरियां हो, चाहे कभी ऐसा आया कि आपको लगा हो कि राजनीति में आके आपने गड़बड़ की, या लगा कि अब राजनीति नहीं करूंगी, कभी ऐसा आया हो? आज तो खैर आप एक मुकाम पे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि आप मेरे मन की 2-3 बातें आपने निकाल के बोल दिए। आया, और मुझे लगा कि इतना अपमान झेलने से तो अच्छा है मैं अपने घर पे रहूं। फिर मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर राजनीति में अपने मन को अच्छा रखो, अपनी दृष्टि को अच्छा रखो, अपने लक्ष्य को ठीक रखो। और वो लक्ष्य अगर आपके साथ है तो ईश्वर का आशीर्वाद साथ रहता है। तो मैं आज उसी लक्ष्य पे बढ़ रही हूँ। लक्ष्य हमारा ये है कि जनसेवा होती रहे, ईमानदारी से काम करती रहूं और आशीर्वाद मिलता रहे, चाहे वो ईश्वर का हो चाहे वो बड़ों का है। तो उंगली उठाने वालों की भी स्थिति तो आप देख ही रही होंगी। उंगली तो एक ही आती है ना हमारे सामने, बाकी 4 उंगलियां तो उनके खुद के सामने। तो पहले अपनी जमीर जागना चाहिए। आईना सबके पास होता है, आईने को भी देखना चाहिए। देखिए, किसी का कोई अगर कोई नाम है तो उस नाम का पर्याय उसका चरित्र नहीं हो जाता। तो इसलिए स्वयं की समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंचल जी, उसके बाद हम दूसरों पर बात करें। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देती हूँ, स्वयं पर प्राथमिकता देती हूँ, अपने परिवार पर प्राथमिकता देती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के उस निर्देश पर प्राथमिकता देती हूँ हमारे दल के, जो जनसेवा के लिए है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ऐसा कुछ विचार रीति जी का मुझे समझ में आया, और इनका विश्वास, गजब का आत्मविश्वास है इनका, 15 वर्ष का लंबा चुनावी अनुभव। लेकिन ये मिस करती हैं अपने बच्चों के लिए मैगी बनाना, मिस करती हैं अपने बच्चों के साथ घूमना, मिस करती हैं बच्चे कैसे बड़े हो गए उन्हें देखना, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, और आगे ये सतत जारी रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें सीधी से उम्मीदवार बनाया है। हमारा नेता हमारा शहर में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।